Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the last chapter of civics of class 10th which is outcomes of democracy. तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होने के या डेमोक्रेसी होने के किसी कंट्री में क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। आउटकम्स, अगर किसी भी डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, हम किस बेस पे इससे क्या करते हैं, एसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर हम डिक्टेटरशिप से कंपेयर करें। तो डिक्टेटरशिप में जो है पावर किसी इंडिविजुअल के पास हो सकती है और ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास भी हो सकती है, बट वहीं पे डेमोक्रेसी में पावर जो है लोगों के हाथ पे है। तो इन सब चीज़ों के होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पड़ते हैं। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर हम कंपेयर करते हैं डिक्टेटरशिप में। तो सबसे पहले जो कैसे बेटर है, ये प्रमोट्स करेगा इक्वालिटी को, क्योंकि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी प्रमोट होती है बट डिक्टेटरशिप में ऐसे नहीं होगी। वहीं पे हमारी डिग्निटी को इन्हांस करता है विच मीन्स हमारी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। इसके साथ ही हम बात करती हैं ये इम्प्रूव करता है हमारी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि एक तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्रूव होती है, क्योंकि कोई भी जो डिसीजन मेकिंग की जाती है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, उस पे अच्छी खासी डिबेट्स होती है, हमारे पार्लियामेंट में भी होती है और जनरल पब्लिक भी आजकल तो हम कह सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू उस पर एक डिबेट क्रिएट करती है। ठीक है, तो उससे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और थिंग्स के बारे में पता चलता है किसी भी डिसीजन या लॉ को बनाने से पहले। ठीक है, तो क्वालिटी इम्प्रूव हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी हमें मेथड प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके, जिसमें बेसिकली हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी आती है। उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेसी हमें अलो करती है ताकि हम अपनी जो मिस्टेक्स है उसे करेक्ट कर सके। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने अभी एक गवर्नमेंट को चुना, एक पार्टी जीत गई है, उसकी सरकार बन गई फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, अब 5 साल के लिए जब उनकी सरकार बन गई है, हमने देखा कि ड्यूरिंग दैट पीरियड वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस गवर्नमेंट से, उस पार्टी से, वो उसे फुलफिल नहीं कर रही है। तो अब जब नेक्स्ट इलेक्शन 5 साल बाद होने हैं, तो हमारे पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं, जो कि या दूसरी पार्टी को चांस देंगे जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का दावा कर रही है इस टाइम पे। तो यहाँ पे हमें वो चांस मिला है और हम इसको दूसरे थिंग्स में भी रिलेट कर सकते हैं। बट वहीं पे हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी भी किसी और चीज़ की तरह है, प्रिंसिपल में एक अलग बात होती है या थ्योरी में एक अलग चीज़ होती है, बट प्रैक्टिस में उसमें भी खामियां हैं या बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम एक बेसिक आइडिया लेके यहाँ पे चलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जो ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करता है जहाँ पे हम अपने गोल को फुलफिल कर सके, कुछ अचीव कर सके। जैसे हमारे प्रेम्बल में हम बात करते हैं इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फर्टर्निटी। अगर हम इन सब प्रिंसिपल्स को अचीव करना चाहते हैं तो वो चांस हमें, वो अपॉर्चुनिटी या ऐसी कंडीशंस हमें कौन प्रोवाइड करता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। तो एज अ सिटीजन्स हमारे हाथ में ये चीज़ है कि हम उस चीज़ का क्या करें, एडवांटेजेस ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेमोक्रेसी को एक सुप्रीम फॉर्म तो बता रहे हैं, बट ये नहीं कि हम उसे हर उसमें पॉजिटिव आउटकम की तरह ही ले। प्रैक्टिस में चीज़ें अलग होती हैं, हम उसकी खामियों को सुधार सकते हैं ताकि वो एक और बेटर तरीके से हम डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब यहाँ पे है आंसरेबल। ऑब्वियसली अब जो हम गवर्नमेंट चुनते हैं इन अ डेमोक्रेसी, वो अकाउंटेबल होती है और आंसरेबल होती है टुवर्ड्स दी सिटीजन्स। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव। अब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट यहाँ पे इस तरीके से होती है क्योंकि जो भी हमारी नीड्स होती है, डिमांड्स होती है सिटीजन्स की,
उसको लेकर वो डिसीजंस लेती है, रिस्पॉन्स करती है गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है, और फ्री फेयर इलेक्शंस के थ्रू चुनी जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस बेसिस पे उसको एसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, इन अ डेमोक्रेसी हमारे पास राइट होता है टू चूज द रूलर्स और एंड कंट्रोल ओवर द रूलर्स। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, हम कहते हैं ना कि लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, और ऐसा राइट हमें जो है कहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में हम बात करें या डिक्टेटरशिप में हम बेसिकली लेते हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है हमारे पास कि हम रूलर्स को खुद ही चूज़ करें, उन पे कंट्रोल भी कर सके। या तो हम अगर वो कुछ अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरा आता है पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। हम हर एक डिसीजन मेकिंग में एज अ सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक डिसीजन में करते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी और पॉसिबल वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। और तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अकाउंटेबल है गवर्नमेंट, या डेमोक्रेसी में हमें अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है गवर्नमेंट की टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट्स सिटीजन्स। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है तो वहाँ पे तो डिलेबरेशन होगा ही नहीं, इसका मतलब कोई डिस्कशन होना ही नहीं है, मेजॉरिटी के ओपिनियन की उन्हें चिंता ही नहीं है, एक पब्लिक ओपिनियन की उन्हें चिंता ही नहीं है, वो अथॉरिटेटिवली कोई भी जो है डिसीजन ले सकते हैं, अब उनके पास सारी पावर है, उन्हें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेमोक्रेसी की एक पॉजिटिव साइड्स हमें देखने को मिल रही है। दूसरा बात करते हैं, तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है आइडिया ऑफ डिलिबरेशन एंड नेगोशिएशन पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन चलता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग एक बेसिकली इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से पहले डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उसमें सिटीजन्स का भी रोल होता है, जो इम्पैक्ट जिन पे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उनका भी इनडायरेक्टली रोल होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हो, और हमारी पार्लियामेंट में पूरी डिबेट्स होती ही है, उसके बाद नेगोशिएशंस होती हैं, पब्लिक में डिबेट होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग या कोई लॉ बनाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। हमारे पास इन अ डेमोक्रेसी ऐसे मीन्स हैं जिससे हम एग्जामिन करते हैं, हमारे पास ऐसा राइट भी है कि हम एग्जामिन कर सके कि ये प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग किस तरीके की चल रही है, किस बेस पे गवर्नमेंट इसको ले रही है, जिसमें हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन वाला एक्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मैकेनिज़म्स हैं एज अ सिटीजन्स कि हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके और गवर्नमेंट को आंसरेबल बना सके, जिसमें आपका आरटीआई भी आता है। और उसके साथ डिसीजन मेकिंग में हम कैसे पार्ट लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। ठीक है, और आजकल सोशल मीडिया का रोल हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेजर बेसिस। तो मेजर बेसिस अगर हम डेमोक्रेसी की, वो क्या है, हम रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। अगर रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही ये पॉसिबल है। फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं मतलब ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, और उसमें किसी भी तरह का करप्शंस वगैरह नहीं है, और ओपन पब्लिक डिबेट हो रही है। अगर कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जा रहा है तो उस पे, या कोई लेजिस्लेशंस लिए जा रहे हैं तो बेसिकली उस पे ओपन पब्लिक डिबेट हो रही है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का पता चले, उसके बाद डिसीजंस लिया जाए। सिटीजन्स के पास आरटीआई है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, क्या काम कर रही है, उस पर क्वेश्चंस कर सकती है। आरटीआई के थ्रू वो इंफॉर्मेशन एज ए सिटीजन्स हम मांग कर सकते हैं। अब तो उसे ग्रेटर सक्सेस जो मिली है डेमोक्रेसी को, वो मिली है कि आमतौर पर देखा जाता है डेमोक्रेसी में रेगुलर और फ्री इलेक्शंस होते हैं। वहाँ पे हम बेसिकली कहे तो मोस्टली जो है हमें कोई नेगेटिव थिंग्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और वहीं पे हम बात करते हैं कि पब्लिक डिबेट होती है वहाँ पर ओपनली, कोई अगर मेजर इश्यूज वगैरह हैं, डिसीजंस हैं, इसके अलावा और छोटे मोटे इश्यूज पे भी होती है। ठीक है, और फॉल शॉर्ट अगर हम कहें तो कई बार सबको फेयर चांस नहीं मिल पाता है।
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, बट एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनका मेन एम होता है इलेक्शंस को जीतना, जिसकी वजह से क्या पता जो कैंडिडेट डिजर्व करता हो उसको एक फेयर चांस ना मिल पाए। तो ये चीज़ होती है डेमोक्रेसी में एज प्रैक्टिकली। ठीक है, और हम हर एक टॉपिक को, हर एक डिसीजन को जो है एज अ पब्लिक डिबेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो ऑलरेडी बहुत डिले होता है, ज़्यादा डिले हो जाएगी उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तीसरा आरटीआई में भी कई बार गवर्नमेंट जो है हमें आंसर मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद स्टिल हम इस बेस पे ये नहीं कहते कि जो गवर्नमेंट है या जो डेमोक्रेसी है वो, बेसिकली हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेमोक्रेसी है वो बेटर नहीं है, स्टिल इट इज़ बेटर दैन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स। ठीक है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स को भी फुलफ़िल करे, और करप्शंस तो ऑब्वियसली हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात की थी। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर हम देखें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके का होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है हमें इसमें भी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती होगी। ठीक है, बट जो डेवलपमेंट का ये वाला एस्पेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें डेमोक्रेसी जो है एज एक्सपेक्टेड वाला वर्क नहीं करती है, क्योंकि एक डेटा के अनुसार जो कि 1950s एंड 2000 के आसपास का जो डेटा है उसमें पता चलता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो डिक्टेटरशिप में ज़्यादा हायर रेट था एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी। ठीक है, बट साथ ही हम ये भी बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी कंट्री में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके सेवरल फैक्टर्स होते हैं जो उसे इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है कि पॉपुलेशन साइज कितना है। ठीक है, साथ में हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा होगा, रिसोर्सेज कम होगा, तो ऑटोमेटिक आप उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके लिए उतने रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी। ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन किस तरह की है, ठीक है, कोई इकोनॉमिक रिसेशन तो नहीं लगा हुआ है, टेरिफ्स तो नहीं लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है। आपका कोऑपरेशन कैसा है अदर कंट्रीज़ के साथ, लाइक यूएसए के साथ कैसे है, रशिया के साथ कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आती हैं जो रोल निभाती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी कंट्री की। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है, कंट्री अभी किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, इसके बाद आता है, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि डेमोक्रेसी हमें गारंटी नहीं देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये हमारी एक एक्सपेक्टेशंस होती है, बट हम सिर्फ इस बेस पे नेगेट डेमोक्रेसी के फॉर्म को डिसरिगार्ड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके और भी पॉजिटिव आउटकम्स हमारे सामने मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। Obviously it is also kind of related to the last one, economic growth, इकोनॉमिक टर्म्स में डेवलपमेंट। तो एक्सपेक्टेशंस की जाती है डेमोक्रेसी से कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है जो बिटवीन रिच एंड पुअर उसे कम करेगी। ठीक है, हम एक बात करते हैं कि डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम राइट, हमारे पास राइट टू वोट है, हम अपना पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट कर सकते हैं, तो और भी जो पॉलिटिकल्स राइट हैं वो हमारे पास हैं। बट स्टिल हम देखते हैं कि कुछ जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैं वो कुछ ज़्यादा ही रिच हैं, क्योंकि जो कंट्री का जो वेल्थ है या इनकम है उनका शेयर उसमें ज़्यादा है। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री में भी उनका शेयर ज़्यादा है। वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बॉटम और लाइन पे हैं सोसाइटी की, और उनकी इनकम कम है और ओवर द टाइम वो डिक्लाइन कर रही है। तो ये सिचुएशन देखी जा रही है, तो इनडायरेक्टली हम बात करें कि रिच और पुअर का जो गैप है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी फूड की, शेल्टर की, क्लोथिंग की, इवन एजुकेशन आज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, हेल्थ हो गया, तो इन सब को
भी फुलफिल करने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो डेमोक्रेसीज हमें इस चीज़ में वेरी सक्सेसफुल नहीं दिखती है कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम कर रही हो, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि लार्ज प्रपोर्शन ऑफ जो वोटर्स है वो तो पुअर ही होते हैं। और प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ज़्यादा जो है फोकस नहीं दे रही होती है इन पुअर्स पे, ठीक है। उनकी इस क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी को उतना एड्रेस नहीं करती है जो कि उसे बेसिकली करना चाहिए। तो अगर देखो ऑनेस्टली हम बात करते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो अल्ट्रा रिच है उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कैंपेनिंग वगैरह के लिए पैसे चाहिए तो वो इन ही जो अल्ट्रा रिच पीपल हैं, जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, अंबानी अडानी, इनसे ही रिसोर्सेज, वो जो मनी है वो इनसे ही लेते हैं, ठीक है। और फिर वो इलेक्शन कैंपेन अपनी फुलफिल कर पाते हैं। तो पॉवर्टी से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं होता। हालांकि वोटर्स उससे रिलेटेड होते हैं बट उनके लिए वो डिफरेंट थिंग्स का इस्तेमाल, मतलब डिफरेंट और जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके जो है उन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास उतनी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक है। उसके बाद हम करते हैं तो कुछ तो कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सिचुएशन हो जाती है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था बांग्लादेश का, ठीक है। वहाँ भी सिचुएशन ऐसी थी। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी फूड सप्लाईज़ के लिए रिच कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहती है। यहाँ पे बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती है। इवन अपनी बेसिक नीड जो फूड है उसकी सप्लाई के लिए भी वो रिच कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होती है। और बाद में अगर वो रिच कंपनीज एज ए ह्यूमैनिटी वर्क करे तो ठीक है, बट अगर वो उसके लिए कुछ फेवर मांगने जाए तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा मजबूर हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ओवरऑल उतनी कुछ खास हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, बट स्टिल हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी के अदर एस्पेक्ट्स में गुड है। अब इसमें तो ऑब्वियसली गुड है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी बेस्ट सूटेड फॉर दिस आउटकम, क्योंकि एक सोसाइटी में सोशल डेमोक्रेसी में ही जो डिफरेंट सोशल डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ रह पाते हैं, ठीक है। कोई भी सोसाइटी फुली या परमानेंटली ऐसे जो इश्यूज हैं, सॉरी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बीच में उसे रिजॉल्व कर सके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज अ ह्यूमन आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है, आपके बिलीव्स अलग हो सकते हैं, आप कुछ और चीज़ों पे बिलीव कर सकते हैं और इसको लेकर सामने वाला ऑफेंड हो सकता है, ठीक है। तो आप एक सोसाइटी में जब आप रहते हो तो आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशंस अराइज होगी ही होगी, बट डेमोक्रेसी यहाँ पे उसे बेस्ट तरीके से क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम एज ए डेमोक्रेसी में बात करें या इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हम रिस्पेक्ट करते हैं उन डिफरेंसेस को। हम ऐसे मैकेनिज्म्स बनाते हैं जहाँ पे हम इन डिफरेंसेस के बेस पे जो भी नेगोशिएशंस है वो कर सके, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हम इंडिया के टर्म्स में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हर कोई इक्वल है, चाहे वो किसी भी जेंडर, कास्ट, रिलीजन से रिलेटेड हो, ठीक है। जस्टिस सबको प्रोवाइड की जाएगी। अब नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम जो है वो नेग्लेक्ट करेगा इन चीज़ों के, या उन पे ब्लाइंड आई रखेगा या सप्रेस कर देगा इन डिफरेंसेस को। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पाकिस्तान का लेते हैं जो कि अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, तो उसके अलावा वहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ होंगी दूसरे रिलीजन की, वो उनके साथ उतना कोऑपरेट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। अब फॉर जनरल व्यू हम बात करते हैं, अगर माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ये दोनों मिलकर सोसाइटी में काम करेंगी, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी हमें किसमें, डेमोक्रेसी में मिलती है, ठीक है। अगर हम मेजॉरिटी रूल की बात कर रहे हैं
तो हम इसमें ये बात नहीं कर रहे मेजॉरिटी रूल की वो रेस की मेजॉरिटी होगी या रिलीजन की मेजॉरिटी होगी या लैंग्वेज की मेजॉरिटी होगी। यहाँ पे मेजॉरिटी रूल का मतलब ये है लोगों के ओपिनियंस की मेजॉरिटी होना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लैंग्वेज उस बोलता हो, उनसे बिलोंग करता हो, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ज़्यादा लोग क्या मानते हैं इस चीज़ से रिलेटेड ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए हम ये भी कह रहे हैं कि एवरीवन शुड हैव चांस टू बी इन पावर, चाहे वो मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, उनके मतलब जो डिफरेंट ओपिनियंस हो, आपस में नेगोशिएट करें और सबको एक चांस मिलना चाहिए पावर में आने का। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इसके लिए बेस्ट, डेमोक्रेसी का एक बेस्ट आउटकम जो है हम कह सकते हैं कि वो ये है। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी में ये हमें मिलते हैं सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें भी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो काफ़ी सही वर्क करती है, अच्छा आउटकम है उसका, क्योंकि वो डिग्निटी को प्रमोट करती है, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को प्रमोट करती है। तो यही जो है रिस्पेक्ट और फ्रीडम, यही बेस है डेमोक्रेसी का। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है डिग्निटी ऑफ विमेन। तो विमेन की डिग्निटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि जो सोसाइटी है वो हमेशा से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, जिसका मतलब है पेट्रियार्की रही है सोसाइटी में। तो बहुत एक लंबे स्ट्रगल्स के बाद विमेन जो हैं आज अच्छे अच्छे पोजीशंस पे, कमांडर की पोजीशंस पे हम बात कर रहे हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं, स्कूल में एजुकेशन से या पब्लिक स्पेयर्स में बेसिकली निकल के आई है। तो इसके पीछे एक उनका लॉन्ग स्ट्रगल है, उनको राइट टू वोट मिला है तो इसके पीछे उनका एक लॉन्ग स्ट्रगल है जिसमें हम बात करते हैं। तो इसके पीछे आज जो है ये लॉ में भी ऐड किया गया है और मोरल फोर्स भी है, लोगों को सिखाया भी जा रहा है, मोरालिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम मिली है। बट नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसे कोई भी लीगल गारंटी नहीं दी जाएगी, लोग कोई भी मोरल फोर्स नहीं होगा वहाँ पे। इसका मतलब ये भी है कि जो पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न है वहाँ पे वो अगर बना हुआ है तो बना ही रहेगा। यहाँ पे हमने स्ट्रगल किया, डेमोक्रेसी ने हमें ये चांस प्रोवाइड किया बेसिकली। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़। ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ही हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे भी हम बात करते हैं कि ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ये कास्ट इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इनके किसके साथ सबसे ज़्यादा थी? शूद्रास के साथ या जो आउटकास्ट थे। ठीक है, तो ओवर द टाइम इन्होंने अपने क्लेम्स को स्ट्रेंथन किया, इन्होंने बताया कि इनके साथ इन्हें रियलाइज़ हुआ। तो ये सब डेमोक्रेसी में मतलब रियलाइज़ हुआ, इन्होंने स्ट्रगल किया ओवर द टाइम, बहुत सारे हमारे रिफॉर्मर्स आए। फिर जब हमने मतलब जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी अपनाया और सब ये भी बोला कि कानून के सामने सब क्या है, एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, लैंग्वेज इस सब से बिलोंग करते हैं। हालांकि आज सोसाइटी में ये देखने को मिलती है, उनका स्ट्रगल आज भी चल रहा है, बट उनकी सिचुएशन पहले से सुधरी है। ठीक है, इसके अलावा हमने रिजर्वेशन अपनाया। ठीक है, उन्हें रिकॉग्निशन दिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया हुआ, हमने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई पास्ट में तुम आउटकास्ट जो लोग हो, जो शूद्रास हो, तुम्हारे साथ ये इनजस्टिसेस हुई है जिसकी वजह से तुम आज थोड़ा सा पीछे हो इन टर्म्स ऑफ हम कहते हैं कि इकोनॉमिक टर्म में पुअर हो। ठीक है, तो इसीलिए उसे रिकॉग्नाइज करके हमने क्या करा, रिजर्वेशन अपनाया, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था उन कास्ट के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चांस हमें डेमोक्रेसी में ही मिला। और फ्रीडम इन द सेंस यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स की बात भी कर सकते हैं, सबको एक समान मिली हुई है, डिग्निटी सबकी एक समान है, किसी की डिग्निटी किसी से ऊपर नहीं है, किसी को फ्रीडम ज़्यादा नहीं दे दी गई है। तो ये चांस ये सब हमें डेमोक्रेसी ही प्रोवाइड करती है। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, हम इसे कॉन्क्लूड करते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका एक काइंड ऑफ एग्ज़ाम है ना, वो चलता रहता है। जैसे जैसे ये एक टेस्ट पास करता है वैसे वैसे अनदर इसके टेस्ट अराइज होते हैं,
मतलब लोगों की कुछ और डिमांड्स होती है, कुछ और एक्सपेक्टेशंस होने लग जाती है डेमोक्रेसी से। अब डेमोक्रेसी से लोग और ज़्यादा मांगने लग जाते हैं, वो उसे और बेटर बनाना चाहते हैं। अगर दूसरी बात ये भी है कि अगर डेमोक्रेसी में लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर। ठीक है, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो क्रिटिकली देख पाए कि अगर जो पावर में है, जो गवर्नमेंट में है, वो क्या सही कर रहे हैं, क्या रॉन्ग कर रहे हैं, एनालाइज कर सकते हैं उसको, फिर लेटर वो क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट को। तो ये सारे चांसेस हमें डेमोक्रेसी में मिलते हैं। तो कुछ नहीं, नेगेटिव तो हम नहीं कहेंगे, जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स है उसके साथ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी video and subscribe my channel Polhis Tutor.